आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैंपस में। आज मैं आपके लिए 27 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी साबित हो सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले कई प्रतिस्पर्धी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे भारतवर्ष में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। तो टोटल जो कन्फर्म केसेज है दोस्तों वो है 1,45,380, जिसमें से स्वस्थ हो चुके हैं दोस्तों 60,491 और टोटल जो मौतें हुई दोस्तों वो है 4,167 कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारतवर्ष में। अब हम दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो 6,532 कोरोना वायरस के टोटल कन्फर्म केसेस हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें स्वस्थ हो चुके हैं 3,581 और मृतकों की जो संख्या है दोस्तों वो 165 है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? हाल ही में मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस हॉकी के खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो बलविंदर सिंह सीनियर, जिनका 25 मई 2020 को निधन हो गया 95 वर्ष की उम्र में, उनके नाम पर रखा गया है मोहाली हॉकी स्टेडियम का। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का चंडीगढ़ में सोमवार को शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने घोषणा की कि मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम इस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा। बलवीर सिंह सीनियर का सोमवार सुबह निधन हो गया था। वह 96 वर्ष के थे और पिछले 2 सप्ताह से कई समस्याओं से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए किस कमीशन की गठन किया है? तो माइग्रेशन कमीशन का गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश की कामगारों और श्रमिकों को सेवा आयोजित करने के लिए माइग्रेशन कमीशन का नाम कामगार श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार कल्याण आयोग होगा। यह आयोग श्रमिकों और कामगारों का सेवा योजन, रोजगार, स्किल मैपिंग और कौशल विकास के क्षेत्र में आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। चीन ने 2009 के मुकाबले 2020 में अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो चीन ने दोस्तों 2019 के मुकाबले 2020 में अपने रक्षा बजट में 6.6% की वृद्धि की है। चीन ने अपने रक्षा बजट यानी कि चाइना डिफेंस बजट को पिछले साल के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। यह भारत के रक्षा बजट का करीब 3 गुना और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक रक्षा बजट है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में आई बड़ी गिरावट के चलते पिछले कुछ सालों में की गई सबसे कम बढ़ोतरी है यह चीन के रक्षा बजट की। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने फोर्थ क्वेश्चन की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 0.40% की कटौती की है। अब रेपो रेट कितने प्रतिशत रह गई है? तो दोस्तों अब रेपो रेट हो गई है 4%। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रेपो रेट होती क्या है। तो जैसे दोस्तों जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके बदले हम बैंक को कुछ ब्याज चुकाते हैं। इसी तरीके से बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कार्यों के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से यानी कि आरबीआई से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। जैसे दोस्तों हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसे ही जो बैंक होते हैं वो अपने रोज़मर्रा के कामकाज को करने के लिए रिजर्व बैंक से यानी कि आरबीआई से कर्ज लेते हैं और उनको जिस दर पर वो ब्याज उस बैंक से कर्ज लेते हैं उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खेल और युवा मंत्रालय के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। निवेश को आकर्षित करने के लिए खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की। किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएलओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जानवी फूकन जी को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है जानवी फूकन जी जिनको फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जानवी फूकन जी को 36वां फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फिक्की FICCI का एफएलओ
यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने 7th क्वेश्चन की। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाल ही में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय 20 प्रजातियों को दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनी को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो दोस्तों 35 प्रजातियों को लुप्तप्राय और 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय घोषित किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। गंभीर रूप से लुप्तप्राय होने वाले उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुछ प्रजातियां हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने 8 क्वेश्चन की। अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने ब्राज़ील देश के यात्रियों पर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से रोक लगा दी है। ब्राज़ील में तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों के कारण अमेरिका ने यह फैसला लिया। पिछले 24 घंटों में ब्राज़ील में 16,508 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने 9th क्वेश्चन की। किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन की बैंकों को 21 दिनों में 71.7 करोड़ डॉलर भुगतान करने का आदेश दिया है? तो ब्रिटेन देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा वैश्विक पुनर्वित्त पोषण के लिए 2012 में लिए गए कर्ज पर दी गई कथित व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित है। यह मामला चीन के इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड मुंबई शाखा, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्जिम बैंक और चाइना से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। गगनयान मिशन के लिए कितने भारतीयों को अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में रूस में दोबारा प्रशिक्षण शुरू किया? तो 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने गगनयान मिशन के लिए दोबारा रूस में प्रशिक्षण कार्य शुरू किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, मानव अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र और ग्लेवकास्मॉस यानी कि JSC अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मॉस का एक हिस्सा है के बीच अनुबंध के तहत 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साल 2022 में 10,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना के लॉन्च होने की उम्मीद है, यानी कि गगन मिशन के लॉन्च होने की उम्मीद है। और इस वर्ष भारत की 75वीं वर्षगांठ भी होगी, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी 2022 में भारत की। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने 11th क्वेश्चन की। भारतीय वायुसेना की 18वें स्क्वाड्रन में किन हल्के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया? तो तेजस विमानों को भारतीय वायुसेना के 18वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्क्वाड्रन में हल्के लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा, तेजस विमानों को शामिल किया जाएगा और तेजस विमानों वाली भारतीय वायुसेना की यह दूसरी स्क्वाड्रन होगी। तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा विकसित किया गया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं टॉप 10 पॉलिटी क्वेश्चंस की। दोस्तों पहला पॉलिटी का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करता है या फिर आरोपित करता है? दोस्तों तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने सेकंड पॉलिटी के क्वेश्चन की। कार्यकाल पूर्व होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा अभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के अनुसार संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से अवमुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है दोस्तों? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ये सब जितने पॉलिटी क्वेश्चन हैं वो पिछले कई प्रतिस्पर्धी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। इस बैठक को बुलाने का जो अधिकार होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति को होता है और इस बैठक का जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना अखिल भारतीय सेवाओं का सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति की कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री की मृत्यु या फिर इस्तीफा देने पर उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार का पालन करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी के 7th क्वेश्चन की। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया। और अगर दोस्तों हम बात करें कि पूर्ण रूप से भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ।
अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने 8th क्वेश्चन की। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडेंट होता है। 9th क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। संसद का जो उच्च सदन होता है दोस्तों उसे हम राज्यसभा कहते हैं, और जो संसद का निम्न सदन होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और इस बैठक को बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो से रिलेटेड जो PDF होगा वो आपकी हमारे टेलीग्राम चैनल जीके कैंपस की टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।